हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मून लाइफ। आज हम ऐसे अनोखे विदेशी यात्री की चर्चा करेंगे जो बुद्ध की तलाश में 60 की उम्र में 16 का जोश लेकर भारत की यात्रा करता है। सो कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, नाउ योर ब्रेन इज रेडी टू ग्रास्प न्यू इन्फो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले विदेशी यात्री भारत यात्रा क्यों करते थे, या इनका इस हिस्ट्री में क्या रोल है, तो देखते हैं। फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन से हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी, कस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन, इकोनॉमी है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो भी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, जो एक बाहरी व्यक्ति या विदेशी यात्री आकर जो अपने नए कल्चर से इसको तुलना करके, इसको समझ के फिर जो अपना ओवरव्यू लिखता है, एक ट्रेवल ब्लॉग की तरह, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की तरह काम आता है। और नेक्स्ट है, ये आते क्यों थे, वाई दे कम। तो ट्रेड, रिलीजियन, और इसके अलावा आपके पॉलिटिकल मिशन, और सबसे मेन पॉइंट है यहाँ इंडियन एडवांस फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। इसने बहुत सारे विदेशी यात्रियों को भारत की ओर आकर्षित किया। और सबसे मेन रीजन यहाँ एक और है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, बुद्ध की तलाश में, और ट्रेड में आपके प्रीशियस स्टोन, सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स के लिए। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं कि वो क्यों आए। नेक्स्ट स्लाइड से में चलते हैं। फायन, ये भारत में 399 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। यह एक चाइनीज मॉन्क और ट्रांसलेटर था। इसके आने का समय गुप्त काल था। गुप्त काल में यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, लेकिन यह कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है फो क्यो की, जिसे हम ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम कहते हैं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद J.H. लेगी ने। और इसके अलावा इसकी एक और बुक है द ट्रेवल्स ऑफ फायन, H. गाइस। इसके अलावा आप हिंदी में बुद्ध की तलाश में चीन बौद्ध यात्री, फायान की भारत यात्रा, सम्यक प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हैं उसके बारे में, जिससे आपको फायान के बारे में अगर और कुछ जानना है तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आने का मेन मोटिव क्या था। तो उसका मेन मोटिव था कि बौद्ध मूल ग्रंथों को चीन लाना, जिसमें मुख्य है विनय पिटक। विनय पिटक को उसका ट्रांसलेशन करना और चीन ले जाना। और इसके पूरे ट्रेवल में जो मेन बात है, उसने फोकस किया है कि बौद्ध विहार, बौद्ध टेम्पल्स जो भी थे, उनको केंद्र में रखा है। अब समझते हैं कि इसके पर्सनल इन्फो के हिसाब से किसका जन्म वू यांग शहर, जो आज के चीन में लिनफेन में हुआ था। इसका मूल नाम कुंड, और इसने अपने पूरी यात्रा के दौरान 30 से ज़्यादा देशों में ट्रेवल किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब समझते हैं कि ये गुप्त काल में आता है, जहाँ ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व है। चारों तरफ ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है। और ये अपनी यात्रा चंगन सिटी से शुरू करता है। चंगन के बाद सांसान, फिर मध्य एशिया में आता है। मध्य एशिया में वो कारा शहर, खोतान, कासगर, इन शहरों की यात्रा करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है खोतान। खोतान में वह गोमती विहार देखता है, जो सबसे बड़ा है, जिसमें 3000 महायान बौद्ध भिक्षु हैं। और कासगर में वह हीनयानी बौद्ध भिक्षुओं को देखता है, जिनकी संख्या वह करीब 1000 बताता है, जहाँ राजा भी हीनयानी है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी। वो सिंधु नदी को 2 बार पार करता है। सिंधु नदी पार करके गांधार, तक्षशिला, पेशावर, पेशावर आज का आपका पेशावर, और इससे प्राचीन काल में पुरुषपुर कहते थे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कनिष्क चैत्य। यहाँ सबसे सारा क्षेत्र स्तूप, विहार, स्मारक में बटा हुआ था, यानी कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की संख्या काफी थी। लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचलन अधिक था। नेक्स्ट शहर विजिट करता है नगरहार। नगरहार में दंत पगोड़ा, जो कि एक महात्मा बुद्ध का एक विहार था, जिसमें बौद्ध, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के दंत, जहाँ उनके दांत रखे हुए थे। अफगानिस्तान के बारे में, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचलन था, जहाँ महायान, हीनयान, कई भिक्षु का निवास था। इसके अलावा
वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर महात्मा बुद्ध की काफी विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं, जो तालिबान ने अपने हमलों में उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। इसके अलावा आपके पंजाब में भी आपको कई सारे बौद्ध विहार देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे जैसे महायान अपनी यात्रा करके आगे बढ़ता है तो वह पुरुषोर पेशावर से होता हुआ मथुरा में प्रवेश करता है। मथुरा से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्र को वह मध्य राज्य कहता है। मध्य राज्य में ये ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है, या कहें ब्राह्मण धर्म का प्रसार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो फायान को यहाँ के मौसम के बारे में पसंद आती है कि यहाँ का मौसम संतुलित है। ना यहाँ अधिक पत्थर पड़ते हैं, ना यहाँ बर्फ पड़ती है, क्योंकि चाइना में भूस्खलन या बर्फबारी अधिक होती थी, तो उस समय के हिसाब से इसको मौसम, भारत का मौसम काफी अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ की प्रजा के बारे में। लोग खुशहाल हैं, घर का पंजीकरण नहीं करवाना पड़ता है, अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ता है, कि मतलब लोग फ्री हैं, आज़ाद हैं। और शारीरिक और मृत्यु दंड का भी यहाँ प्रचलन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर राजद्रोह होता है तो व्यक्ति का सिर्फ दाहिनी हाथ काटा जाता है, यानी कि सजा भी इतनी नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, फायान के द्वारा सबसे पहले चांडालों का उल्लेख किया गया। चांडाल मतलब सबसे निम्न वर्ग की चर्चा करता है, जिससे अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का एक स्पष्ट उल्लेख होता है, एक ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है। जिसमें चांडालों का अलग निवास होता है। जब चांडाल प्रवेश करते हैं तो लकड़ी से आवाज करते हैं और इनके संपर्क से लोग अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा प्रचलन उस समय था। तो नेक्स्ट पॉइंट है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग है, उसमें मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रचलन नहीं था। लोग शाकाहारी थे। और अगर ट्रेड में देखें कि वस्तु विनिमय का प्रचलन था, मुद्रा के रूप में कौड़ियों का उपयोग किया जाता था, जो उस समय की मुद्रा, एक तरह की मुद्रा थी। नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट में अब गुप्त काल की विशेषताएं, या कहेंगे पूरे भारत की विशेषता के बारे में फायान लिखता है कि यह बिना बाधा के और बिना आज्ञा पत्र के मैंने पूरे भारत की यात्रा की। भारत में शांति है, भीषण अपराध नहीं है, उत्तम शासन प्रबंध है, और जो खाद्य या फिर कहें दैनिक जीवन में जो दैनिक भोज्य पदार्थ हैं, वो उसमें निम्न जातियों द्वारा मांस भक्षण किया जाता है। और मध्य देश को ब्राह्मण देश कहते हैं। ठीक है, ये हो गई एक गुप्त काल की सामाजिक या फिर कहें कि आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा। अब उसके मेन पॉइंट क्या है, कहें कि यात्रा का मेन उद्देश्य क्या था कि बौद्ध स्थलों की यात्रा करना, बौद्ध जो भी प्राचीन पुस्तकें हैं उनका ट्रांसलेशन करना। तो फायान ने संकिसा, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, बोधगया, लुम्बिनी, वैशाली, नालंदा, राजगृह, सारनाथ, कुशीनगर, इतने बौद्ध स्थलों की अपने यात्रा के दौरान उनके बारे में लिखा, उनको विजिट किया, जिनमें जो अंडरलाइन है श्रावस्ती, कपिलवस्तु, बोधगया और कुशीनगर, इनको वह उजड़ा हुआ पाता है, यानी कि नष्ट भ्रष्ट हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब उजड़ चुके हैं। उस समय ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व बढ़ने लगा था, तो इनका धीरे धीरे कम होने लगा था, बौद्ध धर्म का कम होने लगा था। तो नेक्स्ट पॉइंट है श्रावस्ती। श्रावस्ती में वह जैतवन विहार की प्रशंसा करता है। यहाँ कई पुण्यशालाएं थीं जहाँ यात्रियों और भिक्षुओं को मुफ्त भोजन दिया जाता था। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ की यात्रा करने के बाद वह गंगा नदी पार करता है। गंगा नदी पार करके पाटलिपुत्र, मगध में प्रवेश करता है। अब मगध में प्रवेश करता है तो मगध के बारे में समझते हैं कि अशोक का महल देखकर वो अत्यंत प्रभावित होता है। और भवन कई मंजिला थे, तो उनके बारे में फायन कहता है कि ऐसा लगता है ये दैत्यों द्वारा निर्मित है। और मगध नगर को वो सर्वाधिक और सबसे महान मानता है। यहाँ के निवासी
बहुत ही धर्मपरायण है, मतलब बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के, और इनमें धर्म के प्रति प्रतिस्पर्धा है कि हम अधिक धार्मिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक चर्चा करता है फायन यहाँ करता है कि प्रतिमाओं का जुलूस निकाला जाता है, जो प्रतिवर्ष दूसरे माह के 8वें दिन इसका आयोजन होता है। जुलूस में 5 मंजिला एक मंदिर बनाया जाता है, जिसे शाही स्तंभ द्वारा सहारा दिया जाता है। स्वर्ण, रजत, लाजवत निर्मित देवताओं की तस्वीरें बनाई जाती हैं, रेशमी पताकाएं लगाई जाती हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण जो उल्लेख है वह जुलूस में बोधिसत्व की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। और इस प्रदेश में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को नगर प्रवेश में आमंत्रण किया जाता है कि वो नगर में प्रवेश करें। सारिपुत्र, मोदगलाएं, आनंद, सुत, विनय अभिधम्मों के सम्मान में पकौड़े बनाए जाते हैं। और बिहार की संपत्तियों यानी कि जो बौद्ध विहार है उनकी संपत्तियों को ताम्रपत्र पर एक तरह का स्टाम्प बनाकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित किया जाता है कि इस संपत्तियों पर उन्हीं का अधिकार है। और बौद्ध विहार में जो भी विदेशी यात्री आता है उसको उच्च पुरोहित अपने अंदर तक छोड़ने आता है, उसका सत्कार करता है, उसे तेल दिया जाता है और पानी दिया जाता है उस मालिश के लिए। मतलब उसका मतलब सत्कार किया जाता है उस समय के कल्चर के हिसाब से, उसको मतलब भोजन, पानी, तेल या जो भी समय की जरूरत है उस हिसाब से उसका सम्मान सत्कार किया जाता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पाटलिपुत्र की वह 3 बार यात्रा करता है, मतलब पाटलिपुत्र शहर में वो 3 बार आता है और यहीं से अपनी प्रस्थान यात्रा भी प्रारंभ करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वो पाटलिपुत्र या कहें मगध राज्य में नालंदा, राजगृह, बोधगया इनकी यात्राएं करता है। सारनाथ व मृगवन की प्रशंसा करता है और मृगवन में 2 विहार है इसका भी उल्लेख करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ताम्लुक, त्रामलिप्ति। यह एक पश्चिम बंगाल में एक प्राचीन समय का एक बंदरगाह था जिसे हम ताम्लुक या ताम्रलिप्ति कहते हैं। यहाँ फायन 2 वर्ष तक रुकता है। 2 वर्ष रुक के वह बौद्ध प्रतिमाओं के चित्र बनाता है, बौद्ध सूत्रों की प्रतिलिपियां बनाता है, यानी कि वह ट्रांसलेशन का वर्क यहाँ करता है। इसके बाद वह यहाँ से होता हुआ लंका, श्रीलंका में जाता है। श्रीलंका से उसे संयुक्त निकाय की प्रति प्राप्त होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे भारत में संयुक्त निकाय की प्रति मतलब एक टेक्स्ट नहीं मिलता है। फिर यहाँ चीनी अनुवाद करता है। ये उसका सबसे मतलब कहें कि संयुक्त निकाय का चीनी अनुवाद है। इसके बाद पूर्वी द्वीप से होता हुआ वो चीन चला जाता है। अब इस समय उसकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी है। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय देखें कि गुप्त काल है, ब्राह्मण धर्म का चरम उत्कर्ष है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन नहीं करता है। चंद्रगुप्त का भी उल्लेख नहीं करता है, ना ब्राह्मण धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। और उसके विवरण से ऐसा पता लगता है कि तत्कालीन समय में शांति सुव्यवस्था का प्रमाण है, ना उसके साथ लूट हुई ना ठगी हुई। ठीक है, पर उसके विवरण से यह जानकारी अवश्य मिलती है कि बौद्ध धर्म की समृद्धि उस समय मध्य एशिया से लेकर मथुरा तक देखने में मिलती है, यानी कि बौद्ध धर्म का गुप्त काल में भी काफी वर्चस्व था या कहें प्रसार था, लोग धर्म का पालन करते थे। और नेक्स्ट हमारा है कि पाटलिपुत्र में ही रह के उसने 3 साल रह के उसने संस्कृत सीखी थी, तो संस्कृत का भी अध्ययन करता है। अब हम मैप के हिसाब से फायन की यात्रा को समझेंगे कि वह कहाँ कहाँ गए थे। तो उसका यात्रा चांगन या चांगान या चंगन, ये मतलब आज के शहर के हिसाब से लिनफेन तो उसका बर्थ सिटी है। चांगान से यात्रा शुरू करता है, चांगान, फिर इसके बाद सैनसेन, सैनसेन के बाद वो कासकर, खुतन, खुतन, खोतान, मतलब ये समय के हिसाब से इन शब्दों का बोलने का तरीका बदलता गया है। खोतान होता हुआ फिर वह तक्षशिला, पेशावर, पेशावर होता हुआ फिर वह कानको, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पटना, पाटलिपुत्र, काशी, गया, तामलुक, वहां से होता हुआ श्रीलंका, श्रीलंका से होता हुआ वह पूर्वी द्वीप से होता हुआ अपने देश चला गया। तो गाइस
Let's wrap up. Thank you for watching.